बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ पिछले हफ्ते भी तनकीद की जद में रही और अगर हम ये कहें कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है इसकी माशी पॉलिसीज़ पर ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं, जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह भी हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपनी मौशी पॉलिसीज़ को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन हालात इस तरह के हैं कि मौशी पॉलिसीज़ में सुधार आना नामुमकिन दिखाई देता है। लेकिन नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए 3 मरतबा फाइनेंस मिनिस्ट्री को तब्दीली का सामना करना पड़ा। इस तब्दीली सरकार ने 3 फाइनेंस मिनिस्टर को तो तब्दील किया, लेकिन महंगाई यानी अफराते ज़र जो बढ़ती जा रही है इसको कंट्रोल करने में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाकाम दिखाई देती है। जो तबसरे और तज्जिए हो रहे हैं उसके मुताबिक IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, वहां से कर्जे तो आ रहे हैं, लेकिन इन कर्जों का बराह रास्त बोझ अवाम पाकिस्तान पर पड़ रहा है। पाकिस्तान की सियासत अपनी एक जानिब ज़ाहिर है वो भी लड़ाई चल रही है, यानी सियासत बराए सियासत हो रही है, लेकिन सियासत बराए इबादत जिसके लिए सारे ही सियासी जमात के लोग अपने वोट्स लेते हैं, शायद वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही। डस्का के हवाले से आज इंपॉर्टेंट फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया था रीपोलिंग का डस्का के अंदर, उसको हम न सिर्फ ये कि इंडोर्स करते हैं बल्कि वहां पर दोबारा इलेक्शंस भी होंगे। ये अपने आप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खबर हो सकती है, धचका हो सकता है या नहीं ये मैं जरूर पूछ लूंगी। लेकिन इस सारे सिनेरियो में जो अवाम पाकिस्तान है उसकी जानिब से जो सवाल हम तक पहुंच रहे हैं वो यकीनन सवाल करना हक ब जानिब भी है और हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो उसके जवाब भी दे। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, वह स्काइप ज्वाइन करने जा रहे हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी मुआशी तज्जियाकार हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं। मुआशी हालात कहाँ हैं और कैसे बदलेंगे, जरा इस पर डॉक्टर साहब से बात करेंगे। बिलाल गफ्फार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हैं सिंध असेंबली में। बिलाल साहब थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त दिया। वह स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं तैमूर तालपुर वजीर IT हैं सिंध हुकूमत के, सो थैंक यू वेरी मच। और नौशीन इफ्तिखार रहनुमा है मुस्लिम लीग नवाज की, डस्का में उन्होंने काफी हद तक पंजा आजमाई की है और आज बड़ा फैसला आया, तो जरा पंजाब की सियासत और फिर हाल अहवाल पर बात करेंगे। आप तमाम शुरा की इजाजत से जरा शामिल गुफ्तगू सबसे पहले करना चाहूंगी डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब को। डॉक्टर साहब, बहुत सारे तबसरे तज्जिए हो रहे हैं, हुकूमत कह रही है कि हम बेहतरी करना चाहते हैं, आप इस बात पर नजर न रखें कि फाइनेंस मिनिस्ट्रीज कितनी तब्दील हो गई हैं, आप इस बात पर नजर रखें कि हुकूमत कितनी विलिंगली चीजों को बेहतर करना चाहती है। क्या आपको आदाद शुमार की रोशनी में बेहतरी के इम्कानात दिखाई देते हैं? देखिए, मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि मौजूदा हुकूमत ने जो पॉलिसियां अपनाई हैं वो बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ के जो मंशूर था और जो 10 नुकाती हिकमत अमली थी, खुसूसन टैक्सों के शोबे में और तवानाई के शोबे में, उससे 100% इनहराफ किया है। और इस इनहराफ की वजह यह है कि ये जो इतनी खूबसूरत उन्होंने रखी हुई अपने नुकात, वो उससे ताकतवर तबकों के नाजायज मफादात मुतासर होते हैं। वो ताकतवर तबके जिनको आप अशराफिया कह लें, माफिया कह लें, कार्टेल कह लें, जो भी कह लें, अब पॉलिसियां उनके दबाव पर और उनके मुफाद में बनाई जा रही हैं, चाहे कानून को तोड़ना पड़े या नया कानून बनाना पड़े। अच्छा। ये बुनियादी है। अगर इन 2 नुकात पर अमल करें तो मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि तहरीक इंसाफ के जो 2 नुकात पर अगर अमल कर लें तो 6 महीने में मईशत में बेहतरी नजर आ जाएगी। और जो असर नजर आ रहा है, अगर उस पर अमल नहीं करते तो खुदा न खास्ता बहुत मुश्किलात होंगी। अब आप इस तरह देखें, शरह नमो इनको विरसे में मिली थी 5.5%। ठीक है। जो 3 साल इसके पूरे हो रहे हैं उसमें औसत होगी 0.8%, यानी 1% से कम। ओके। महंगाई की शरह जो 3 साल तक लगातार पिछली हुकूमत के दौर में थी वो 4.1%। आज जो आदाद शुमार आए हैं फरवरी में 9.3% है। जी सर। उसके बाद आप इस तरीके से देखिए कि गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, गरीब और अमीर का फर्क बढ़ रहा है और आवाम में मायूसी और बददिली तो थी ही, अब एक नया अंसर आ गया है। अब वो नया पॉइंट ये है कि वो ये समझते हैं कि उन्होंने तो जैसा गुजारा कर लिया, मगर जो उनकी आइंदा नस्ल है, जो उनके बच्चे हैं, उनको तालीम और सेहत की सहूलियात मिलने का इम्कान रोज बरोज कम होता जा रहा है। उससे वो बिल्कुल ही मायूस होकर बैठ गए हैं। तो हालांकि पाकिस्तान में मईशत में सकत है,
पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज है ताकत है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपकी कथा कलामी नहीं करना चाहती, लेकिन एक जो अवामी तासुर है वो सिर्फ जाहिर है ये तो हकीकत पर मबनी है कि महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारी जब हुकूमत के लोगों से बात होती है, इस वक्त बिलाल साहब भी बैठे, उनसे भी हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन वो हमें ये कह रहे हैं कि जरा आप दुनिया में तो देखें कि इन्फ्लेशन कहां चला गया, कोरोना ने लोगों को कहां से लाकर कहां पटक दिया, हमने डॉलर को सस्टेनेबिलिटी दी हुई है, रुपया को तगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि हमारे पास हालात इतने अच्छे नहीं है, ग्राउंड रियलिटीज इतना फेवर नहीं कर रही, लेकिन हुकूमत बहरहाल कहीं ना कहीं पंजा आजमाई कर रही है इन मामलात पर। डॉक्टर साहब देखिए, ये बातें हैं सियासी, मैं तो आपको आदाद शुमार दे रहा हूँ। पहला ये था कि जो उन्होंने फरमाया था टैक्स के सिलसिले में, इख्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर, विद इन 100 डेज, हम इंसाफ पर और अदल पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज करेंगे। अच्छा। यानी हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे और मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे। अगर ये करते हैं तो 4000 अरब रुपया इजाफी मिल सकता है अवाम पर बोझ डाले बगैर। लेकिन काबिया टैक्स किस पे लगाएं सर? बराह रास्त टैक्स तो आवाम पे कर रही है। डॉक्टर साहब, मजीद टैक्सेस लगेंगे। अभी IMF का कर्जे से जान छुड़ाने के लिए बिजली के अंदर टैक्स लग गया, सुई गैस पे टैक्स लग गया, और किधर टैक्स लगवाना चाहते हैं हम? नहीं, आप मेरी गुजारिश सुन ले, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, अवाम पर जो टैक्सेस है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, सेल्स टैक्स है, और बिजली के नर्ख हैं, पेट्रोल के नर्ख हैं, पेट्रोलियम लेवी है, गैस के नर्ख हैं। मैं ये कह रहा हूँ, कानून जो इनका मंशूर था तमाम पार्टियों का, खासतौर से तहरीक इंसाफ का, वो ये था कि जो आदमी जितना कमाता है वो टैक्स दे दे। वो टैक्स लगाने के लिए तैयार नहीं है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने फरमाया था कि मैं 8000 अरब रुपए इकट्ठा करके दिखाऊंगा। वो इसी बुनियाद पर था कि आमदनी पर टैक्स लगाएं आप। अब जब आमदनी पे आप टैक्स नहीं लगाते तो फिर आप जनरल सेल्स टैक्स लगाते हैं, 17% आपने GST लगा दिया, पेट्रोलियम लेवी का 450 अरब का हदफ रख लिया, बिजली के नर्ख बढ़ा दिए। तो हमारा मसला जो है वो ये है, हम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाने के लिए तैयार नहीं है, ताकि GST जो है अवाम पर वो 17% से 7% पर आ जाए और पेट्रोलियम लेवी खत्म हो जाए। तो अगर ये फार्मूला नहीं अपनाते कि जिसकी जितनी आमदनी है उसके हिसाब से वो टैक्स दे, और उसके लिए पार्लियामेंट ने पास करना है, काबीना ने, वो तैयार नहीं है, मगर इनके मंशूर में ये अल्फाज मौजूद है। नंबर 1। अब उसके बाद ये होती है कि तालीम और सेहत के लिए उन्होंने ये कहा था कि मैं 7% मुख्तस करूंगा, ये तहरीक इंसाफ का था। सर, वो तो डॉक्टर साहब मसला ये है ना कि वो तो, मैं बड़ी माजरत के साथ, बड़ा पीछे रह जाता है मामला। मैं तो आज के जो इदारे शुमारियात ने आज जो नंबर्स कोट किए हैं, जिसके मुताबिक मार्च में, मतलब आप सारे स्पाइक भूल जाएंगे, मार्च में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है जो अभी खत्म हुआ है पिछले 1-2 रोज पहले। तो ये तो अब इन्फ्लेशन रेट बढ़ना ही है, पीछे तो नहीं आना ना इसका, तो ये मकसद हो गया है। मैं आपसे वही प्रयास कर रहा था कि 2016, 2017, 2018 ये 3 साल थे। स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मुताबिक उस पर औसत अफराज दर था 4.1%। ऐसे ही है। तो ये जो 4.1 से ये 9.1 आ गया, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ी। आपने रुपए की कदर को 121 रुपए, 124 रुपए से लेके 152 पर ले आए। मेरी गुजारिश आप सुनते जाए ना। आपने पेट्रोलियम लेवी जो इससे पहले 180 अरब रुपए का था, आपने उसको 450 अरब कर दिया। बिजली के रस बढ़ा दिए, गैस के रस बढ़ा दिए। तो जब मईशत ग्रो नहीं करेगी, जैसे मैंने आपसे कहा कि 0.8% 3 साल की शरह नमू है, जबकि इससे पहले 5.5% थी। और ये बड़ी खतरनाक बात है। लेकिन डॉक्टर साहब, बिलाल यहाँ पे बैठे हुए हैं, ज़ाहिर पार्लिमानी लीडर सिंध है, मैं इनसे जरा से एक सवाल ले लूँ, फिर मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। बिलाल साहब देखें, हम तनकीद नहीं करना चाहते, हम सवाल करना चाहते हैं, और सवाल बड़ा सादा है कि आपकी हुकूमत के 2.5 साल का अहाता हम करें तो हमें अगर आपकी सबसे बड़ी बुरी परफॉर्मेंस नजर आती है वो ये कि आपने महंगाई में ऐसा इजाफा किया है कि आम आदमी खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गया, और हर पूरी दुनिया में अगर 40 सेकंड्स पर एक आदमी मर रहा है तो उसमें पाकिस्तान भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। सर थैंक यू सना कि आपने मुझे मौका दिया। शाहिद सिद्दीकी साहब बड़े सीनियर हैं और मैंने इनकी बातें काफ़ी सुनी। आई होप कि जो मैं अभी बात करने लगा हूँ, शाहिद सिद्दीकी साहब उससे एग्री करेंगे, बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, कि सबको पता है कि जब 2018 में हमारे पास हुकूमत आई थी तो वी वर ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट। हमारे पास 5 से 6 हफ्ते के इंपोर्ट बिल रह गया था, और पाकिस्तान को एक अपने हिस्ट्री का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट $19 बिलियन का सामना करना पड़ा। अब आप जब डेफिसिट आपके सामने आता है, या तो आप कर्जा लेते हैं या डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं, क्योंकि आपको एक डेफिसिट पूरा तो करना है। ठीक है। और जो गैस सेक्टर, बिजली के सेक्टर में जो नुकसानात थे, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के जो नुकसानात थे, वो अलग हमें फेस करने पड़े।
इस हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। अब बात करते हैं कि और कैसे बचाया, वही इस पे डिबेट हो सकती है। उसमें भी बात होती है। ये बात कर रहे थे जीडीपी ग्रोथ की, तो ये मैं यकीन करता हूं कि ये उस बात पे भी एग्री करेंगे कि उस वक्त डॉलर को आर्टिफिशियली मैनेज किया गया और आपका इंपोर्ट लेड, कंजम्पशन लेड ग्रोथ आपका आई। आपका कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब आपका जो रियल जो ग्रोथ आनी चाहिए थी वो उससे नहीं आई, क्योंकि आपने डॉलर सस्ता रखा हुआ था जिससे इंपोर्ट सस्ता हुआ और आपका कंजम्पशन लेड ग्रोथ हुई। हमेशा पाकिस्तान में हमेशा ये होना चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट बेस्ड, सेविंग बेस्ड और आपकी उसकी होना चाहिए बिलाल। और अच्छा, मैं अब आपने उनकी बात सुनी तो मेरी भी, आई विल अप्रिशिएट कि मुझे लेट मी कंप्लीट। और अब मैं आता हूं कि जो 2.5 साल पहले हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। 4 साल के बाद पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल मार्केट्स में यूरो बॉन्ड इश्यू किया और अब हमने $2.5 बिलियन मांगे और हमें $5.5 बिलियन मिले। डिकेड्स के बाद हमने अपना लॉन्ग टर्म बॉन्ड इश्यू किया इंटरनेशनल मार्केट में 30 साल का। ये बताता है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है। अब मैं कुछ ये और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात कर लूं जो बात कर रहे थे। तमाम तज्जिए कह रहे थे कि पाकिस्तान इस बार 2021 में 1 या 1.5% के बीच में जीडीपी ग्रोथ अपना अचीव करेगा। IMF है, स्टेट बैंक है, जितने और इदारे हैं, सब ने अपवर्ड रिविजन की है और मैं समझता हूं कि हम इस साल 3% जीडीपी ग्रोथ पे पहुंच जाएंगे, डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, डिस्पाइट द कोविड और डिस्पाइट ऑल द हर्डल्स। तीसरी बात, जहां तक इन्होंने बिजली की बात की कि बिजली के रेट, तो ये मैं इनको हमेशा सुनता हूं शायद हुसैन सिद्दीकी साहब को कि ये IPPs के वो कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं कि जिस पे आपके कैपेसिटी पेमेंट्स थी। 2016 में आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स तकरीबन 250 अरब रुपए होती थी सालाना। अगले साल हम तकरीबन 950 से 1000 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट्स देंगे, जो तकरीबन 12 रुपए पर यूनिट बनती है। आपने बगैर किसी प्लानिंग के आपने प्रोजेक्ट्स लगा दिए, पावर प्रोजेक्ट्स के, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है। आज आपके पास बिजली एक्सेस है लेकिन डिमांड नहीं है। तो ये वो मुआहदे हैं। लाल साहब, ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। ये आप जब बिजली की सप्लाई की बात करते हैं ना, तो आप कह रहे हैं कि बिजली मौजूद है और आपके पास उसकी जनरेशन होने के बावजूद सप्लाई नहीं कर पा रहे क्योंकि डिमांड नहीं है। देखिए, आपके पास अभी तकरीबन अगले साल तक आपकी 40-42 हजार मेगावाट की बिजली की आपके पास कैपेसिटी होगी जो आपके पास आप ट्रांसमिट कर सकेंगे, लेकिन आपके पास पीक में 24-25 हजार मेगावाट है, 28 हजार पे पहुंच जाएंगे। अगले साल भी आपके पास तकरीबन 10 से 12 हजार मेगावाट बिजली एक्सेस में होगी और आपको उसमें सर्कुलर डेट पे करना है। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आज हमारे जो रिजर्व्स हैं वो 3.5 साल के हाईएस्ट लेवल पे हैं। हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पिछले 7 साल के अगर आप कंपैरिजन करें तो उसके ऊपर सेगमेंट बड़ा हो रहा है। बिलाल, एक बात मुझे लास्ट बात करने दें। इन्होंने महंगाई की बात की। पिछले साल जो ये अभी बात कर रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, जो आज 9% आया है, ये गलत तो नहीं है ना? ये पिछले साल 13% था। ये भी बात करें, पूरी बात नहीं करें, पूरी बात करें कि उस वक्त 4.5 या 5% था, लेकिन अब यानी महंगाई नहीं हुई। इन शॉर्ट मैं ये नहीं कह रहा हूं इन शॉर्ट कि हमारी फाइनेंस और इकोनॉमिक टीम का ये क्रेडिट जाता है कि इकोनॉमिक का पहिया कौन सी टीम का? असद उमर की, हफीज शेख, पूरी टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ओके, नाउ तैमूर, अगर इतनी अच्छी पोजीशन है तो सही है कि आपने जो धड़न तख्ता किया है अपने पीडीएम का, इसका मकसद है कि कंप्लीट जो जिसे कहते हैं कुशन दिया है आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि पॉलिसीज की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कन्विंस है कि उसकी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल जी, इनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, बड़ी जबरदस्त पॉलिसीज है पीटीआई की। मैं बड़ी इज्जत करता हूँ इनकी पॉलिसीज की। इनकी पॉलिसीज की वजह से तो आज 9 बाई इलेक्शन में से 8 हार के बैठे हुए हैं। इनकी पॉलिसीज की वजह से इनके एमएलए, इनके एमपीए इनको वोट नहीं दे रहे, सेनेट में अपनी सीटें हार रहे हैं। इनके एमपीए, इनके एमएलए शमूलियत कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, नून लीग को मिलते करें कि हम आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। लोग ये बातें कर रहे हैं, पीपल आर लाफिंग ऑन यू बिलाल मेरे भाई।
लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास लोग भूखे मर रहे हैं। 4 से 500 तैमूर, मुझे आपसे मजीद भी बात करनी है, मैं ब्रेक ले लूं? आप बातें क्या कर रहे हैं? मैं वापस आ रही हूं तैमूर। आप जब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के एमएनए एमपीएस और लोग आप लोगों से रुजू कर रहे हैं, तो मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने भी कुछ कहा है, वो भी जरा मैं आपसे पूछ लूंगी कि उन्होंने किस पादाश में कहा है, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी साहब के वोट के ऊपर अभी तक वो बाज़गश्त रुकी नहीं है। लेकिन हमारा सवाल फिर आपसे यह है कि आप लोग सियासत बराए सियासत ही करेंगे या सियासत बराए इबादत का कोई आप लोगों का जज्बा या कोई प्लान है अभी? राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले जाहिर है जब सियासत की बात होती है तो सियासतदानों से ही बात होती है। हमारे साथ मौजूद है बिलाल गफ्फार, तैमूर तालपुर साहब, और इस वक्त मुझे बताया गया मुस्लिम लीग नवाज की नौशरीन इफ्तिखार साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। डस्का के इलेक्शन बड़े ज़्यादा जिसे कहते हैं कि हॉट रहे, और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन का फैसला, फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का गायब हो जाना, फिर उनका एक ही जगह पर मिल जाना, और सो ऑन एंड ऑन, यानी बड़ी लंबी कहानी है। मुख्तसर ये कि 10 अप्रैल को दोबारा यहाँ रीपोलिंग होगी, ये कहना था आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। नौशीन इफ्तिखार साहिबा, माजी तो ज़ाहिर सभी का मुख्तलिफ है। नौशीन इफ्तिखार से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, मैं वापस आती हूँ जरा। मैं तैमूर के पास चली हूँ, फिर बिलाल गफ्फार साहब के पास आती हूँ। तैमूर साहब जरा मुझे, अच्छा बिलाल साहब पे जाना है क्योंकि वहाँ पर तैमूर साहब की भी मेरा ख्याल है स्काइप का इशू आ रहा है। बिलाल, हम लोग जब अभी तक की जो बातें कर रहे हैं, अगर डस्का के इलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, अजद मल्ली हो, उस्मान डार हो, सारे आपके पंजाब के जितने भी लोग हैं, वो सब कह रहे हैं कि ये इलेक्शंस जो है रिग किए गए थे और रिग करने की कोशिश की गई। फिर आप सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिवली लकुनाज मौजूद हैं। आप समझते हैं कि बहैसियत हुकूमत तो आपकी जिम्मेदारी है ना एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को चलाने की, वहाँ पर भी आप लोगों ने, आई एम सॉरी लेकिन मुस्लिम लीग नवाज तो कह रही है कि आप लोगों ने वहाँ बहुत मिसबैलेंस किया है। देखें, जब आपका कहीं बाई इलेक्शन होता है तो उस वक्त जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसको टेक केयर कर रही होती है इलेक्शन कमीशन, ऑब्वियसली, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम होता है सिक्योरिटी तो हुकूमत देती है ना, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा बात करती है फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस की, और हमारी जिद्दोजहद जो हमारा धरना था वो इसी पे धांधली के खिलाफ था। और अब देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स पे बात करें, तमाम अपोजिशन बैठ के अपने हमें सजेशंस भी दें, प्रपोजल्स भी दें, एंड लेट्स गो फॉर द इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स। और इसका जो सबसे पहला जो हमारा इक़दाम है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ऑब्वियसली अभी हम उस पे नहीं है कि आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक आपका जिस तरह वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है जिस तरह होती है, लेकिन आप टू स्टार्ट विद आपने कोई ना कोई इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म स्टैंड सेट करना है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया, हम उसको जो भी डिटेल जजमेंट आएगी उसके बाद हम उस पर फर्दर कमेंट करेंगे, लेकिन जो भी फैसला है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और 10 अप्रैल की उन्होंने बाई इलेक्शंस की डेट दी है, और आप देखेंगे कि जो हमारे जो रिजल्ट आएगा वो हमारे फेवर में इंशाल्लाह ताला आएगा। और मैं आपको एक और भी बताऊं कि ये जो डस्का की जो सीट है ये लास्ट टाइम PMLN ने जीती थी, और आप उसका मार्जिन देखें, और जो 2000 लीड और 2000 अभी जो 2021 में जो बाई इलेक्शन हुआ है उसका डिफरेंस देख लें, और जो हमारे पास फॉर्म 48 के जो रिजल्ट्स हैं, जो हमारे पास जो रिजल्ट्स है उसमें हमें क्लियर लीड थी, तकरीबन 3000 से ज़्यादा वोट की लीड थी। और आप देखें कि 2018 में हमारे और PMLN के जो वोट डिफरेंस है बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। अच्छा, अब जरा मैं नौशीन से ले लूं। नौशीन, देखिए इनसाइड जो कुछ डस्का में हुआ ना वो स्क्रीन पर सबने देखा और सब कुछ होता रहा। आज जब बाई इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस जो डेट दी थी रीपोलिंग की उसको एंडोर्समेंट मिली है, डस्का में इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज क्या है? मुझे बताया कि आप हल्के में ही हैं, क्या आप वहां पर अभी ग्राउंड रियलिटीज देख रहे हैं, क्योंकि अब वक्त कम रह गया और मुकाबला सख्त है? देखिए जी, मुकाबला सख्त तो नहीं है। अच्छा, मुकाबला जो है वो पहले भी हमारी विन विन सिचुएशन थी। 40,000 की लीड थी पिछली दफा शाह साहब की, अभी क्या हुआ? और उसको कम करने के लिए हर बार जो इन्होंने इस्तेमाल किया, मैं कोट करना चाहूंगी कि सर के पास इंफॉर्मेशन, शायद लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। इनके वकील साहब जो थे शहजाद शौकत साहब, उन्होंने भी ये सेट किया था कि आई वाज द विनर फॉर
337 polling stations, rather 340. I was having a lead. 3000 की जो साहब अभी बता रहे हैं वो लीड मेरी थी, PMLN की थी। तो बाकी जो टैंपरिंग के बाद भी हुआ उसके बाद भी हमारी लीड बरकरार थी। अच्छा। बट प्रॉब्लम वाज जो इन्होंने कंसिडर नहीं की, इक्तदार के लालच में ये भूल गए कि वहां पे जाने गई, लोगों ने मार खाई, लोगों को हरासा किया गया। मैंने तो अभी तक पार्टी PMLN और PTI को मेरा नैरेटिव यही था कि लोगों को हक मिलना चाहिए, जिससे उनको महरूम रखा गया। तो दिस वाज द अपील फ्रॉम माय साइड, और जिसमें अल्लाह ने सुरखरू किया मुझे। अच्छा नौशीन, एक सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आ रही हूं, लेकिन उससे पहले मैं जरा तैमूर से बात कर लूं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आएगा तो ही PDM के बारे में कुछ पता चलेगा। तैमूर तालपुर साहब, आप लोग 4 अप्रैल को ज़ाहिर है बरसी मनाएंगे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, फिर आपकी CC का मीटिंग भी होनी है। उस मीटिंग में आपने PDM का फैसला भी करना है। क्या करने जा रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या PDM की तहरीक का हिस्सा है भी, या खत्म हो गया किस्सा, चैप्टर क्लोज? नॉट एट ऑल। हम PDM का हिस्सा थे, हम PDM का हिस्सा रहेंगे, और इंशाल्लाह ताला इन युवतियों से जल्द साथ मिलकर जान छुड़ाएंगे। अवाम ने तो वैसे भी इनको गुड बाय कर दिया है, जैसे मैं आपको बता रहा था, मेरी बात कर ली कि 8 इलेक्शन ये हार चुके हैं 9 में से। 10 का इलेक्शन इंशाल्लाह ताला नून लीग बड़े लीड से जीतने वाली है। ये भी सामने पता चलेंगे गांधी के हर जज्बा इस्तेमाल करने के बाद भी इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि अवाम इनके खिलाफ है, अवाम इनको दुआएं दे रही है और अवाम PDM को दुआएं दे रही है। तो हम इंशाल्लाह साथ है, साथ रहेंगे। और PDM ने ऐसा क्या काम किया है जिसके लिए आपको दुआएं मिल रही हैं? जरा मुझे वो भी बता दें। ये कौन सा ऐसा आपने कोई शाहकार किया है जो PDM को दुआएं मिल रही हैं? हमें इसलिए दुआएं मिल रही हैं क्योंकि इनको बददुआएं मिल रही है। अवाम कह रही है कि कुछ भी करो, इनसे हमारी जान छुड़ाओ। मैं शब बारात तैमूर साहब, मेरे पास अभी मेरे कैमरामैन नहीं है, वरना मैं आपको बुला के दिखाती। शहर के अंदर सरगजीदगी के वाकयात बढ़ गए हैं, PDM का आप हिस्सा हैं, तो ये आपको शाबाशी देने की बात है? बिल्कुल, हमें शाबाशी देने की बात ये है कि इनसे निजात का तरीका एक ही है, और वो PDM है। इसलिए PDM अवाम से दुआएं ले रही है। जिसका बच्चा रात को भूखा सोता वो PTI को, इमरान खान को दुआएं नहीं देता होगा। अच्छा। वो बददुआएं देके सोता होगा, जिसकी वजह से आप देखिए हर जगह पे इनको रुसवाई और सिर्फ रुसवाई मिल रही है। किसी भी क्वार्टर में चले जाए, इनके अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन कह सकते हैं कि इनके प्राइम मिनिस्टर को शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। जाकर जो तो कहता है इनका सीनियर मोस्ट बंदा PTI का कि 35 करोड़ में सिंध की सीट इमरान खान ने बेची, तो MNN का मरी साहब कहता है कि 75 करोड़ में जो इमरान खान ने बलूचिस्तान की सीट बेची। तो ये सारी चीजें मुस्तफा नवाज खोकर क्या कह रहे हैं? मुस्तफा नवाज खोकर क्या कह रहे हैं तैमूर साहब? बिल्कुल, मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा कि हमें वोट नहीं देने चाहिए थे इंडिपेंडेंट से। तो इसका मकसद है कि आपने गलत किया, इसका मकसद है कि आपने इखलाकी तौर पर एक गलत काम किया, जो कि मुस्लिम लीग नवाज भी कह रही है, जो कि मरियम बीबी भी कह रही हैं। मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा काम किया। हमने सिंध में भी इनसे वोट लिए, हमने नेशनल असेंबली में भी इनसे वोट लिए, और हमने सेनेट में भी इनसे वोट लिए। और जो सेनेट में थे वो इंडिपेंडेंट्स हैं, जो अब अपोजिशन बेंचेस पे आके सेनेट में हमारे साथ बैठेंगे। तो हमने भी गलत काम नहीं किया। अगर मुस्तफा की एक सजेशन, यानी उसूली सियासत कर रहे हैं आप, उसूली सियासत कर रहे हैं तैमूर, उसूली सियासत कर रहे हैं पाकिस्तान। बिल्कुल सियासत कर रहे हैं। अच्छा, नौशीन साहबा, इनको हराना वही कर रहे हैं। ओके, मैं जरा आती हूँ वापस तैमूर। नौशीन साहबा, पंजाब की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो बड़ी डिफरेंट है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जवाब का इंतजार है भी आप लोगों को, या नहीं आपने सोचा कि अच्छा खुद ही चले गए, जान छूटी सो लाखों पाए? नहीं जी, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कहूंगी। अभी तैमूर साहब ने भी कहा कि PDM जो है, पीपल्स पार्टी जो है वो PDM का हिस्सा है। तो हमारे जो लीडर्स आपस में जो भी उनकी बात हो रही है, क्योंकि मेरा अभी तक सिर्फ अपने इलेक्शन पे फोकस था, एविडेंस पे था, तो हल्का की सियासत पे ही था। तो अभी तैमूर साहब की बात सुन के मुझे इनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा लगा। तो मैं भी होपफुल हूँ कि ये आगे रिश्ता ऐसे चलता रहेगा। PDM जो है वो काम आगे करेगी इंशाल्लाह मिलकर। कैसे काम करेगी? क्या ईद के बाद आप लोग निकलेंगे? आपका तो धरना शुरू होना था, आप लोगों ने इस्तीफे देने थे, मार्च करना था, मोमेंटम बनाना था, हुकूमत को घर भेजना था। हुकूमत वैसे ही बैठी हुई है, वो मुझे मैसेजेस पे मैसेजेस इंडिकेटर्स के दे रहे हैं, इकोनॉमिक गुड्स जो उनकी बढ़ती जा रही है। हुकूमत के लिए जो तब्दीली का नारा लगाने वाले जो लोग थे, जिस तरह की तब्दीली वो लाना चाह रहे थे, और जिस तरह की हालात उन्होंने पाकिस्तान के कर दिए हैं, और आज भी जब इनकी चोरी पकड़ी गई है, तो हुकूमत को तो घर जाना ही है इंशाल्लाह। एक दिन आएगा ऐसा, एक दिन है, यानी 5 साल पूरे करने के बाद एक दिन तो ऐसा आएगा। 5 साल, लेट द टाइम। ये जुमा, आज एक जुमा रिवर्स हो गया ना जी, तो आने वाला जुमा हो सकता है मजीद उससे तब्दीलियां आए और वो PTI को भारी पड़ेंगी।
अच्छा, ये बड़ी वक्री बात की है नौशीन ने। मैं जरा बिलाल से इस पे ओपिनियन ले लूं। बिलाल साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता पीडीएम 1 हो 2 हो, पीपल्स पार्टी आए जाए, आप लोग बड़ी, वो कहते हैं नेहरू रोम जल रहा था और नेहरू बांसुरी बजा रहा था, हुकूमत महंगाई कर रही है और बांसुरी बजा रही है क्योंकि पता है अपोजिशन ने भी कुछ नहीं करना। आप किसकी बात कर रहे हैं? पीडीएम की? मैं आपकी बात। पीडीएम जो थी, क्योंकि राणा सनाउल्लाह खुद कह रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी ने किया है उससे अपोजिशन की सियासत का जनाजा निकल गया है। तैमूर सुन रहे हैं आप? ये तो कमर जमान कह रहा है। मेरे ख्याल में तैमूर तालपुर अपनी लीडरशिप के और बिलावल और अपने जो इनके जो दूसरे लोग हैं उनके स्टेटमेंट्स नहीं सुनते, उनकी पॉलिसीज नहीं सुनते। अब तो ये हो गया है कि पीपल्स पार्टी धमकी दे रहा है कि हम शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर नहीं मानते। और वो अच्छा, दूसरी बात, आपका फजलुर रहमान साहब और PMLN जो है वो यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर सेनेट में नहीं मान रहे। अच्छा, दूसरी बात, मैं तैमूर की किसी बात को सीरियस ही नहीं लेता क्योंकि तैमूर वो मिनिस्टर हैं जो फ्लोर ऑफ द असेंबली में ये बोलते हैं कि जो गूगल मैप है वो सिंध में की गवर्नमेंट ने बना के गूगल को दिया है। तो मैं इनकी इस बात को किसी को है ना इनकी सीरियस नहीं लेता। ये मिनिस्टर को सीरियस नहीं ले रहे क्योंकि इनको ये सवाल पूछते हैं, इनसे सवाल पूछते हैं, ये जवाब देते हैं कि जो गूगल है, दिस इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सिंध हुकूमत जो आपको अपोजिशन कह रही है कि दे आर नॉट टेकिंग यू सीरियस। ये फ्लोर ऑफ द हाउस में बोलते हैं, ये रिकॉर्डिंग निकाले। ओके तैमूर, आप रिस्पॉन्ड अच्छा, करेंगे? दूसरी बात, एक मिनट रुक जाए, मुझे ब्रेक पे भी जाना है ना। तैमूर रिस्पॉन्ड करेंगे इस पे? मतलब ही इज नॉट टेकिंग यू सीरियस बिकॉज़ ऑफ दैट कमेंट। ये टेकिंग वेरी सीरियसली, इवन लीडर टेक्स मी वेरी वेरी सीरियस। खान साहब मुझे बड़ा सीरियस ले जाइए, तो बच्चे आएंगे लेने वाले फर्स्ट टाइमर में बेचारे अगली बार आएंगे। आप लोग इसी तरह की बातें करते जाएं। मैं तो वो बात कर रहा हूं जो इन्होंने फ्लोर ऑफ द असेंबली में बात की। नौशीन, मैं आकर आपसे सवाल करती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब पर क्या ट्रस्ट डेफिसिट आया है? शहबाज शरीफ साहब पर, शहबाज शरीफ साहब के मामले पर बात करते हैं। हमारी सुनने में आया, हो सकता है गलत हो या सही, लेकिन कहीं से सुना है हमने कि बिलावल साहब ने भी कहा है कि अब मैं जो बात करूंगा वो हमजा शहबाज से करूंगा, मरियम बीबी से बात नहीं होगी। तैमूर क्या कहते हैं इस मामले पर? जरा इसमें बात होगी। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते जाते बात पहुंची है शहबाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के मामले पर। नौशीन साहबा, जरा ये बताइए, शहबाज शरीफ साहब से जो पिछले दिनों जो लास्ट उनका कमेंट आया सियासत पर, वो ये कह रहे हैं कि अभी तो मैं जेल में हूं और मैं किताबें पढ़ रहा हूं और सिर्फ सोच रहा हूं, तो सियासत पर बाहर आने के बाद देखूंगा क्या करना है। लेकिन हमारा आपसे सवाल यह है कि क्या वाकई आप लोग देख रहे हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शहबाज शरीफ साहब पर आ गया है और वो उनको नहीं चाहते कि वो अपोजिशन लीडर बरकरार रहें? नाशीन, can you hear me? Okay, I think distortion है। तैमूर, क्या ट्रस्ट डेफिसिट है? क्या शहबाज शरीफ साहब को आप अपोजिशन लीडर नहीं देखना चाहते? नहीं, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कुछ क्वार्टर्स है। एक तो बात ये है कि जो भी बातें हम चाहते हैं कि बातें पीडीएम के अंदर हो, पीडीएम के बाहर से बातें नहीं होती। जब एक प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं उस वक्त टाइम होता है बात करने का। अच्छा। अब एक मसला ये है कि कोई कभी कभार नून लीग की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देता है जो नहीं देनी चाहिए, और फिर उसके रिस्पॉन्स में हमारी पार्टी से भी कोई ना कोई जवाब देता है जो हमें भी शायद बर्दाश्त करके ना देना चाहिए। पर हमारा ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी जो क्लियर हो जाएंगी, जो क्लियर हो रही हैं। हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म में बैठेंगे, ये सारी बातें करेंगे जब पीडीएम की मीटिंग होगी, जो इनको गिले बताएंगे और जो हमने जो किया और क्यों किया वो हम उनके सामने का रख देंगे, तो दे विल ऑल एग्री विद अस, वो सारे मसले हल हो जाएंगे। जहाँ तक बात है शहबाज शरीफ साहब या उनके बेटे या मरीम नवाज साहिबा, हमारे लिए सब काबिल इज्जत है। चेयरमैन साहब के साथ कुछ दिन पहले ही मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने बहुत अच्छे लफ्ज में मरियम साहबा की जो है उनके चीज के बारे में बहुत अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग है और आई टेक हर एज माय सिस्टर, तो बहुत बड़ी बात है। ये आप लोग जब इस तरह की बातें करते हैं ना बहुत अच्छी, तो मुझे लगता है कि बस ये आप लोगों ने यही बात करके दामन छुड़ाना है। जरा हुकूमत वक्त हमें ये बताए बिलाल साहब, काबीना इजलास में रद्द किया गया कि आप इम्पोर्ट नहीं करेंगे चीनी, और ज़ाहिर भारत से करनी थी आपने, कॉटन को भी उन्होंने रोका। तो अब आप हमें ये बताकर जाएं कि चीनी आपको महंगी मिलेगी और हम महंगी ही बेचेंगे क्योंकि अब हमारे पास चॉइस कोई नहीं है। जो आपने महंगाई की बात की और आपने नहीं, मैं चीनी का बिल्कुल चीनी और चीनी की बात कर रहे हैं,
तो देखें बहुत सी समरीज है ना आपकी ईसीसी में जाती हैं, वहाँ पे डिस्कस होती हैं और फिर फाइनल अप्रूवल कैबिनेट में Obviously, जाता है। cabinet रद्द वो कर सकती है। समरीज जाती हैं, वो कैबिनेट इज द फाइनल डिसीजन। हमारा ये बिल्कुल एक मौक़िफ़ है कि आप जब तक हमारे कश्मीर का जो एक इशू है वो एक प्रॉब्लम है, फिलहाल वो बात हो गई ना। मैं उसके पे ही आ रहा हूँ। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, चीनी महंगी मैं मिलेगी। उसी पे आ रहा हूँ कि मैं आपको इसका बता रहा हूँ कि हमने ये उसपे नहीं क्यों आएगा, हमने घुमाता रहेगा, ये आपका अलाउ नहीं खत्म किया। हो जाएगा। अब जहाँ एक तक मिनट, प्राइसेस की बात बात करने दे है बिलाल तो को। पंजाब गवर्नमेंट इज द फर्स्ट वन जिसने रमज़ान का पैकेज अनाउंस कर दिया है और 375 रुपए में 10 किलो आटा आवाम को दे रहा है। ये आज अनाउंस किया है, वे चीपर देन सिंध हुकूमत। और दूसरी बात है कि जहाँ प्राइसेस की बात होती है, जहाँ प्राइस कंट्रोल की बात होती है, तो वो 18th अमेंडमेंट के बाद आपकी सूबाई हुकूमतों हाँ का जी, सूबाई दुरुस्त फरमाया। सूबाई हुकूमत का बात होती है। और एक और बताएं, अब आप जाके चेक करें कि दुनिया में क्योंकि कोविड की वजह से सप्लाई इश्यूज हुए हैं, आपके फ्रेट्स बढ़ गए हैं, कार्गो के रेट्स बढ़ गए हैं, कंटेनर्स अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो अभी ऑल टाइम पे हाई है। अभी जो बात की ना बिलाल मैं कि ये समझता- प्राइस कंट्रोल करना जी। सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी। अब जरा सूबे से पूछ लेना, ये तैमूर साहब बैठे हुए हैं, कमिश्नर्स भी इनके और बाकी सारा कुछ। नौशीन, जरा मुझे आपसे पहले सवाल करना, फिर मैं तैमूर की तरफ जा रही हूँ। आप लोग हुकूमत को टफ टाइम देने निकले थे। देखिए चीनी इस वक्त महंगी है, हुकूमत ने इंपोर्ट का जो मामला था वो भी रोक दिया, कैबिनेट ने उसको ज़ाहिर रिजेक्ट किया कि हम नहीं इंपोर्ट करेंगे भारत से। अब अवाम जो है वो ये पूछ रही है कि ये जो पीडीएम वाले हैं ये किस चीज की सियासत कर रहे हैं? क्या हल्कों की सियासत के साथ सीट एडजस्टमेंट की सियासत पंजाब में हो रही है, या फिर बाई इलेक्शन में कितनी किसने लीड ले ली ये इस बात की सियासत हो रही है, या अवाम के जो रेयर इश्यूज हैं उस पर आप लोग बात कर रहे हैं जो कि उनको नहीं दिखाई दे रहा कि आप बात कर रहे हैं? नौशीन, तो सियासत का आगाज किया है अपनी का, वो अवाम को मद्देनजर रख के की है। पार्टी का भी यही स्टैंड है। और जो तरक्की मियां नवाज शरीफ ने दी है इस पाकिस्तान के लिए काम किए हैं, कि पीटीआई ने वो काम किए हैं, इनकी जो हर चीज का नोटिस लिया वो हर चीज अवाम के उससे अवेलेबिलिटी से ही बाहर हो गई। तो ये चीज तो सामने है, फोर्स पे है। अब इसको कैसे निगेट करेंगे ये लोग? हम लोग बिल्कुल अवाम के लिए निकले और अवाम के लिए लड़ते रहे। कहाँ निकले हैं आप? सब तो अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, ना मार्च हुआ ना कुछ हुआ। देखिए ना, बड़े दावे किए थे आर्या पार हो जाएगा। हाँ, मैं ये तो पूछने 3 में महीने से निकली हुई हूँ और मेरी पार्टी भी निकली हुई है और निकली रहेगी। हम लोग तो फाइट करते रहेंगे अवाम के लिए। और कहाँ पे नौशीन, कहाँ? मेरा सवाल है लंदन से कहाँ? बैठे हुए फाइट करेंगे। कहाँ कर रहे हैं फाइट? कौन सा लॉन्ग मार्च हो रहा है? किधर हो रहा है? हमें भी बताया था कि हम कवरेज करें। इन्होंने बताया पंजाब गवर्नमेंट तो जी अभी भी भाग रही है। अभी भी मैंने अभी एक स्टेटमेंट पढ़ी है जी, जो ईसीपी ने इनको कहा है कि इलेक्शन के लिए ये लोग डेट फिक्स करें, या वो कहते हैं हमारी तैयारियां मुकम्मल नहीं है, कोरोना भी आ गया। तो हर चीज अगर ये कोरोना के पीछे ही छुपा लेंगे तो अपनी नाअहली के लिए कोरोना को सिर्फ ये मेरा सवाल बड़ा सख्त हो जाएगा, लेकिन नौशीन शायद मैं कह रही हूँ सख्त हो सकता है, इसको दिल पे ना लीजिएगा आप लोग, लेकिन पीडीएम वाले क्या कर रहे हैं ये भी किसी को समझ नहीं आ रहा। खुद कंफ्यूज हो गए हैं आप लोग। तैमूर, अच्छा मैं नहीं, मेरी बात सुने, मैं कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हूँ। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, द होल पीडीएम, द होल पीडीएम अलोंग विद मौलाना फजल रहमान साहब, अलोंग विद द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं आपको एक सही बात बताऊं, हाँ जी, मैं तो बहुत होपफुल हूँ कि हमारी जो पीडीएम का कोलैबोरेशन है या पार्टीज है ना, हम पाकिस्तान को ही मद्देनजर रखते हैं। पाकिस्तान की आवाम को ही मद्देनजर रखना चाहिए। मैंने अभी एक साइड में से निकली हूँ और मैं जो एक कोशिश करूंगी ना आने वाले वक्तों में भी, हाँ जी, वो भी पाकिस्तान के लिए होगी, पाकिस्तान की आवाम के लिए। Obviously, the sake of Pakistan is- अगर मैं सिर्फ पीटीआई की बात करूं तो पीटीआई ने अवाम से खाना तक भी छीन लिया। ये बात भी आप लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते। कैसे कह रही हैं आप? सस्ते घर ये हुकूमत दे रही है, और घर खाना ना सही, लेकिन बड़े बड़े जो है दारुल अमान जैसे खोल रखे जहाँ लोग जाके मुफ्त खाना खाते हैं। इमरान खान साहब खुद उन लोगों के साथ बैठकर खाना खाते हैं। आपके किसी मिनिस्टर ने ऐसा किया? मैं आपको एक छोटी सी बात करूंगी, छोटी सी बात मैं ये करूंगी कि डस्का एक सिटी था, डस्का इज अ सिटी ऑफ पाकिस्तान, और इलेक्शन के दिनों में यहाँ पे कीमती जानों का ज़या हुआ। 2 people वर किल्ड और दे डाइड। प्राइम मिनिस्टर से तो इतना नहीं हुआ कि वो इस हल्के में आके उनसे प्राइम मिनिस्टर आके क्या कर लेते? अब ये भी एक सवाल है, प्राइम मिनिस्टर क्या करते? उस्मान बुज़दार साहब क्यों नहीं गए? है ना, उस्मान बुज़दार साहब को आना चाहिए था ना। बिल्कुल आना चाहिए था, लेकिन इनमें से तो कोई आया ही नहीं। तो अवाम का क्या सोचते हैं
ये अवाम के लिए सोच रहे हैं चीजें, तब्दीली अवाम के लिए थी। ओके, अब मैं जरा तैमूर साहब से एक ओपिनियन ले लूं। नौशीन, तैमूर साहब देखें, प्राइस कंट्रोल करना तो आपकी जिम्मेदारी है ना, 18वीं आईनी तरमीम का ताज आपके सर पर है, आप कहते हैं जी हम हैं इसके सारे करता धरता। तो ये जो शहर में कतारों पर कतारें लगी हैं, आज 4 लोगों से मेरी मुलाकात हुई है जिन्होंने ये बताया कि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर आटा नहीं मिलता जब तक कि आप अलग से दीगर और राशन ना खरीद लें, चीनी नहीं मैसर है, घी नहीं मिल रहा, मतलब सस्ता कुछ भी नहीं है। क्या कर रही है आपकी हुकूमत, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं प्राइस? बिल्कुल सना, बजाया फरमाया आपने। पेट्रोल की कीमतें भी हम आसमान लेके जा रहे हैं, गैस की कीमत भी हम बढ़ा रहे हैं, आपके दवाइयों की मेडिसिन की कीमत 500% हमने ऊपर लेके गए हैं, करप्शन को 117 से 124% तक से हुकूमत लेके गई है। ये ना अहल चोरों का टोला है जिन्होंने सिवाय झूठ के कुछ भी नहीं बोला है। अच्छा, इस बात पर कोई एतबार नहीं कर रहा, आप भी एतबार नहीं करें, पर आप कैसे बैठे, क्यों पे बैठे? भाई साहब ने झूठ बोला है। तैमूर साहब एक और चीज भी ऐड कर लिया करें, प्रिजाइडिंग ऑफिसरों के चोर भी ये लोग ही हैं, ये भी ऐड कर लिया करें। अब तो सुन रहे हैं आप कितनी खामोशी से, प्रिजाइडिंग ऑफिसर आप चोरी करते हैं, करप्शन आपने बढ़ा दी है बिलाल साहब, और बातें आप बड़ी बड़ी करते हैं। सुन लें बिलाल साहब, कुछ नहीं बोलते हैं। ये धांधली 2013 में और फिर उसके बाद बाई इलेक्शन, जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने झेलम का बाई इलेक्शन में जब रिजल्ट नहीं दिए थे तो तब ये मोहतरमा कहाँ थी, ये मैं पूछता हूँ। 2013 के उस वक्त के तो फॉर्म 16, 17 फॉर्म 15, 16 ही गायब थे। और मैं ये कहता हूं कि ये जो बातें करते हैं बड़े पीडीएम वाले, क्या हम ये बड़ी उन्होंने डेटें दी थी कि 31 दिसंबर तक नहीं होगा, फिर पता नहीं कौन से जनवरी में होगा, मरियम नवाज का आर्या पार, अभी वो मरियम नवाज कहती है कि वो जो यूसुफ रजा गिलानी जो बने हैं आपके ऑपोजिशन लीडर, ये हमें कबूल नहीं है। तो ये पीडीएम आपस में लड़ते रहेंगे। लास्ट बात देखिए, पीडीएम को नमाज जनाजा भी हो गई है ईद के बाद, हम सब इनके चेलों के लिए अल्लाह रहम फरमाए। तैमूर तालपुर साहब, सच अ बिग स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलाल गफ्फार, थैंक यू वेरी मच। तैमूर तालपुर, बिलाल गफ्फार, नौशीन इफ्तिखार, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी। मुझे नहीं लगता कि अवाम के लिए कुछ बेटरमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, बट हमारी भी नजर रहेगी और अवाम भी देख रही है कि सियासतदान कितनी सियासत कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।